ऋतुचर्या अष्टांग हृदय का तीसरा चैप्टर है। ऋतुचर्या का मतलब होता है ऋतु का मतलब होता है सीज़न, और चर्या का मतलब होता है कि सीजन्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान। अभी दिनचर्या के बाद में ऋतुचर्या का वर्णन आता है। तो दिनचर्या में अपने को ये बताया गया कि एक दिन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद उससे जो एक बड़ा फिनोमिना डे और नाइट के अलावा जो सीजन्स का चल रहा है, जो एक साइकिल है, उसके बारे में अपने को बता रहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्यों डिस्कस करें, ताकि क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो क्या, आयुष काम है। पहला अध्याय जो है, तो अधिकरण तंत्र युक्ति से वो क्या बनता है कि हम आयुष की कामना करने वाले जो भी लोग हैं वो सब ये बुक पढ़ना चालू करें। तो सबसे पहले दिन में क्या करना चाहिए जिससे आयु बढ़ेगी, फिर सीजन्स में क्या करना चाहिए जिससे आयु बढ़ेगी, इसका जो नॉलेज है वो अभी थर्ड चैप्टर में अपने को मिलेगा। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो अपने को ये देख लेना चाहिए कि ऋतु या सीजन्स बनते कैसे हैं। तो आपने ट्वेल्थ में वगैरह, ज्योग्राफी में, टेंथ में वगैरह पढ़ा होगा कि नॉर्मली ये स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है कि जो आपके अर्थ का जो एक्सिस है वो सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल है, और सन जो होता है वो एक साइड में होता है, ना के बीच में। तो अगर आप देखोगे तो अर्थ के रोटेशन के हिसाब से अर्थ एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ सूर्य के करीब होता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ सूर्य से दूर होता है। तो बेसिकली लॉजिक ये होना चाहिए कि अगर धरती सूर्य के करीब है तो वहाँ पे समर होगा, और अगर धरती सूर्य से दूर है तो वहाँ पे विंटर होगा, यानी कि ठंडी होगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब सूर्य दिसंबर के महीने में धरती से सबसे करीब होता है, उस समय हमें इंडिया में विंटर देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। और जब धरती अपनी सूर्य से दूर होती है मई जून के टाइम में, उस समय अपने को समर देखने को मिलता है। तो ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है? तो एक्चुअल में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सी सीज़न चलेगी। ये एक्चुअली हमारे अर्थ के टिल्ट पे डिपेंड करता है कि अभी कौन सी सीज़न चलेगी। हाँ, तो अगर आप ये डायग्राम में देखोगे तो अर्थ जो होता है वो सूर्य के अराउंड में एकदम सीधा सीधा मूव नहीं करता है, थोड़ा सा टिल्टेड, टेढ़ा होके मूव करता है। और ये लगभग 3 डिग्री के आसपास जो है ये टिल्ट है। तो अगर सन की रेस इक्वेटर पे, यानी कि जो धरती का जो इक्वेटर है, ठीक है, वहाँ पे अगर सनरेज एकदम बिल्कुल सीधे पड़ रही है तो उस भाग में क्या होगा, हमेशा समर रहेगा। अगर यही सन की रेस अगर एटमॉस्फेयर में एंट्री तो कर रही है लेकिन परपेंडिकुलर, लेकिन वहाँ से फिर सीधा नीचे नहीं जा रही है और वहाँ से डिस्पर्स हो रही है, तो फिर वहाँ पे जो है वो क्या होगा, जो नॉर्मल गर्मी रहेगी सनरेज की वजह से उससे थोड़ी कम गर्मी रहेगी, इसलिए वहाँ पे विंटर या दूसरे सीजन्स रहेंगे। तो सेम इक्वेटर के आसपास में जो है वो आपको समर एक्सपीरियंस होगा। बाकी आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि इक्वेटर के ऊपर जो है वो विंटर, और इक्वेटर के नीचे जो है वो समर। अभी ऊपर विंटर क्यों? क्योंकि ऊपर का जो पृथ्वी का भाग है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो इसीलिए वो सूर्य से थोड़ा सा दूर हो जाता है, और नीचे का जो भाग है वो सूर्य की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, इसकी वजह से वो सूर्य से थोड़ा नज़दीक हो जाता है। इसकी वजह से अभी नीचे के भाग में इस डायग्राम के अनुसार समर है और ऊपर के लिए विंटर है। अभी ये रोटेशन जब चलता है तब ऐसा ही होता है। थोड़े टाइम ऐसा आता है जब समर साउथर्न हेमिस्फीयर में और विंटर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और फिर बाद में जैसे ही रोटेशन चेंज होता है इसका उल्टा हो जाता है। तो इस हिसाब से आप ये जो डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ऐसे 4 फेज आते हैं जब विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम, ऐसे 4 सीजन्स होते हैं। तो ये जो विंटर और समर का जो खेल है वो ना इसलिए नहीं होता है कि धरती जो है वो सूर्य से कितना करीब है या कितना दूर है, बल्कि इसलिए होता है कि धरती का टिल्ट जो है उसकी वजह से अभी जो सनरेज है वो कहाँ गिर रही है। तो अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे हम विंटर सोलेस्टिस देख सकते हैं जो कि 22 to 23 दिसंबर है। यहाँ पे इक्वेटर पे जो है वो 12 घंटे
रात और 12 घंटे दिन चलेगा, और नॉर्थ पोल पे 24 घंटे रात चलेगी। साउथ पोल पे बिल्कुल भी रात आएगी ही नहीं, दिन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि साउथ पोल जो है अभी सूर्य की तरफ डायरेक्टेड है, नॉर्थ पोल जो है अभी सूर्य से दूर है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होगा। जब यही चीज़ सोलेस्टिस से इक्विनॉक्स पे आता है, तो इस समय हमारी धरती जो होती है वो सूर्य से एकदम बरोबर जो डिस्टेंस होना चाहिए उस पर रहती है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर सब पे 12-12 घंटे दिन और रात रहती है। सेम चीज़ जब ऑपोजिट जाती है, जब ऐसे तो देखा जाए तो सूर्य और धरती का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको समर सोलेस्टिस देखने मिलेगा, यानी कि जो ऊपर का भाग है, जो थोड़ा सा सूर्य की तरफ झुका हुआ है, वहाँ पे आपको समर, और नीचे के भाग में आपको विंटर देखने मिलेगा। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है? अर्थ के टिल्ट की वजह से हो रहा है। इसे मैं आपको एक वीडियो से भी समझा सकता हूँ, तो अपन एक बार वो वीडियो भी देख लेते हैं। तो अभी अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में धरती जो है वो टिल्ट मोशन में रोटेट हो रही है, ना कि आपके सीधे मोशन में। तो अगर सीधे मोशन में धरती रोटेट होती है, जो कि इक्विनॉक्स पे हो रहा है, तो वहाँ पे एकदम इक्वेटर का जो रीजन है वहाँ पे ही समर रहेगा। लेकिन अगर धरती जब जब टिल्ट हो जाएगी, उस समय ये होगा कि जहाँ पे सन की रेस परपेंडिकुलर है, यानी कि जो ऊपर का भाग है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और नीचे ही जब ये टिल्ट होके जहाँ पे सूर्य की किरणें गिरती है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये दोनों जगहों पे आपको समर जब धरती टिल्ट रहेगी तब देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे सीजन्स जो होते हैं वो ऐसे होते जाते हैं। एक दूसरा वीडियो है जो आपको मैं बताता हूँ, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये रोटेशन कैसे चलता है। तो ये एक वीडियो है, एनिमेटेड वीडियो है, जिसके अंदर जब हम यहाँ पे आएंगे तो विंटर, जब यहाँ पे आएंगे तो स्प्रिंग, जब यहाँ पे आएंगे तो समर, और जब यहाँ पे आएंगे तो ऑटम। इस प्रकार से हमारे अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये चलता रहेगा। तो ये आपका जनरल आइडिया कि सीजन्स क्यों हो रहे हैं। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि सीजन्स जो हो रहे हैं उसका मेन कारण जो है वो अर्थ का सन के टूवर्ड्स रोटेशन है। और ये सीजन्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो सभी जगहों पे अलग अलग होते हैं। तो इसके अनुसार ये ऋतुचर्या सिर्फ इंडिया के लिए है। इसमें जो प्रिंसिपल्स बताए उससे हम दूसरे देशों को भी अप्लाई करके वहाँ पे चिकित्सा सूत्र वगैरह बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो लिखा गया है ये इंडिया से रिलेटेड है, या इंडिया को ध्यान में रख के लिखा गया है। तो पहला जो श्लोक है, मासे द्विसंख्ये मागाद्ये क्रमात् षड ऋतवः स्मृतः, यानी कि षड ऋतु यानी कि 6 ऋतुएं होती है। द्विसंख्या यानी कि मास यानी कि मंथ, द्विसंख्या यानी कि 2, यानी कि 2-2 महीनों का एक सीज़न होता है, और वो टोटल मिला के ऐसे कितने हो जाएंगे, 6 ऋतुएं हो जाएंगी, यानी कि 6 सीजन्स रहेंगे। क्योंकि तो 2 महीने का अगर एक सीज़न है तो इस हिसाब से 12 ही महीने होते हैं, तो उसका आधा करो 6 हो जाएगा। और वो कौन कौन से होते हैं? शिशिर अथ वसंत च ग्रीष्म वर्षा शरद हिम, ये आपके 6 ऋतुएं हैं। तो बेसिकली ये 6 ऋतु जो है वो आप सभी को पता है, आपने बचपन में स्कूल्स में वगैरह पढ़ाई होगा। लेकिन स्कूल्स में नॉर्मली अपने को 3 ही सीज़न पढ़ाते, एक तो समर, एक विंटर और एक रेनी। जो बीच में जो सीजन्स आते हैं वो हमें ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, तो जिनको नहीं पता है वो यहाँ से देख ले। तो सीजन्स का जो बेसिकली साइकिल होता है वो दो क्रम में चलता है, 3 सीज़न अलग और 3 सीज़न अलग चलते हैं। तो शिशिर आद्य त्रिभीत तु विद्याद अयनम उत्तरम। तो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये जो 3 ऋतु है इनको उत्तरम या उत्तरायण भी कहते हैं। और बाकी के जो 3 बच गए, वर्षा, शरद और हेमंत, इनको हम दक्षिणायन भी कहते हैं। तो ये जो उत्तरायण है इसी को आदान काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो सूर्य हमसे हमारी सारी चीज़ें ले लेता है, तो इसीलिए इसे आदान काल कहते हैं। जैसे कि बल वगैरह है, तो ये सब चीज़ें
होने की वजह से इसको आदान काल कहते हैं। तो अभी जहाँ पे आप देख सकते हो कि आदान काल शिशिर ऋतु है और वो माघ और फाल्गुन यानी कि मिड जनवरी से मिड मार्च रहता है। वसंत ऋतु आपकी स्प्रिंग सीजन है जो कि चैत्र और वैशाख यानी कि मिड मार्च से मिड में। ग्रीष्म ऋतु आपकी समर सीजन है जो कि ज्येष्ठ और आषाढ़ यानी कि मिड मई टू मिड जून चलती है। और तीनों ऊपर की जो ऋतुएं हैं उनको उत्तरायण कहते हैं या नॉर्थर्न सोलेस्टाइस भी कहते हैं। तो जैसे कि आपने उस डायग्राम में देखा था नॉर्थर्न सोलेस्टाइस, वही चीज़ है। अभी हियर फायर इज डोमिनेंट यानी कि इन सीजन्स में जो शिशिर वसंत और ग्रीष्म होते हैं इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पे अग्नि तत्व बहुत प्रधान रहता है। तो आदानाम चतर आदत्य नृणाम प्रतिदिनम बलम। और अगर आप देखोगे तो ह्यूमन की जो स्ट्रेंथ होती है, जो हमारा जो बल होता है वो बेसिकली कैसा होता जाता है, रिलेटिवली लो। ये सीज़न में शिशिर ऋतु में हमारा बल अच्छा होता है, फिर वसंत में और कम हो जाता है और फिर ग्रीष्म में तो बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए जो हमारा बल होता है वो बहुत बहुत ही क्षीण हो जाता है। फिर नेक्स्ट आप देखोगे विसर्ग काल। तो विसर्ग काल में वर्षा, शरद और हेमंत रहते हैं। रेनी सीजन जो कि श्रावण और भाद्रपद यानी कि मिड जुलाई टू मिड सितंबर। शरद ऋतु जो कि अश्वायुज और कार्तिक यानी कि मिड सितंबर टू मिड नवंबर। और हेमंत ऋतु जो कि माघ, मृगशिरा और पुष्य यानी कि मिड नवंबर टू मिड जनवरी चलता है। ये तीनों सीजन्स को दक्षिणायन कहा जाता है और इसको साउथर्न सोलेस्टाइस भी कहते हैं, जैसे कि अपन ने उस डायग्राम में देखा था। सो इसमें रिलेटिवली अगर आप देखोगे तो वर्षा ऋतु में इंसानों का जो ताकत होती है, जो नेचुरल स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है, शरद में और बढ़ता है और हेमंत में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख सकते हो एक प्रॉपर डायग्राम है, आप इसे निकाल लीजिए, एग्ज़ाम में आप इसे बना भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। इसमें अकॉर्डिंग टू सीजन्स आपके महीने डिवाइड किए हुए हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक है तस्मिन ही अति अर्थ। अब यहाँ से जो है वो हेमंत ऋतुचर्या की शुरुआत होती है, तो एक बार अपन वो देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तस्मिन ही अति अर्थ तीक्ष्ण उष्ण रुक्षा मार्गा स्वभावतः आदित्य पवना सौम्यान शपयंती गुणान भुव तिक्त कषाय कटुकः बलिनः अत्र असा क्रमात् तस्मात् आदानम आग्नेयम ऋतवः दक्षिणायनम। दक्षिणायन जो ऋतुएं हैं, लास्ट की जो 3 ऋतुएं हैं, जैसे कि इस टेबल में आपने देखी वर्षा, शरद और हेमंत, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। तो आदान काल जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, आदित्य और पवन के अति तीक्ष्ण उष्ण और रुक्ष गुण की वजह से सौम्यान शपयंती यानी कि सौम्य गुण जो होता है उसको कम कर देता है। जो धरती के ऊपर सौम्य गुण यानी कि जो जल महाभूत है उसको सुखा देता है, और वो सुखाने की वजह से क्या होता है कि जो दूसरे जो क्रिएचर्स होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है, पानी की कमी हो जाती है। और इसकी वजह से जो होता है वो क्या क्या बोला जाता है, इस ऋतु को आदानम आग्नेयम कहा जाता है। फिर जो दक्षिणायन है उसमें वर्षादय विसर्ग च यद बलम विसृजिति अयम। तो वर्षादि जो दक्षिणायन ऋतु हैं उन ऋतुओं में क्या होता है कि विसर्ग काल होने की वजह से बल विसृजन यानी कि बढ़ना, बल बढ़ता है। कैसे, सौम्यत्वाद अत्र सोम ही बलवान हीयते रवि। तो सोम गुण जो होता है यानी कि जो ठंडी होती है ये बलवान हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से अपना मेटाबॉलिज्म कर पाते। तो जिसकी वजह से इन ऋतुओं में जो 3 ऋतु है इन ऋतुओं में क्या होता है कि हम बहुत बलवान हो जाते हैं, हमारा बल जो है वो बहुत बलवान हो जाता है। मेघ वृष्ट्या अनिले शीते शांत तापे महीतले। तो ये यहाँ पे कंडीशन होते हैं कि वर्षा, शरद और हेमंत में क्या होता है कि मेघ होते हैं यानी कि बादल होते हैं, वृष्टि यानी कि बारिश होती है, अनिल है यानी कि अच्छी ठंडी हवा चलती है, और शांत ताप यानी कि जो धूप होती है वो बहुत शांत होती है। तो जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर स्निग्ध गुण बढ़ता है, और स्निग्ध गुण बढ़ने की वजह से हमारा बल भी क्या होता है, बढ़ता है। और इस मौसम में हमें
अम्ल, लवण और मधुर रस खाने को बोला गया है, या यही रस जो है वो नेचर में भी उस दौरान पाया जाता है। नेक्स्ट श्लोक है, शीते अग्रयम वृष्टिधर्मे अल्पबलम मध्यम तु शेषयो। के शीते अग्रयम, तो विंटर सीजन जो होता है इसमें आप देखोगे कि जो आपका बल है वो हमेशा अग्रयम यानी कि सबसे ज़्यादा रहेगा। शीते यानी कि शीतकाल में हमेशा अग्र, तो जितने भी शीतकाल है जैसे कि हेमंत और शिशिर दोनों ही शीतकाल है, तो इसमें आपका बल कैसा रहेगा, अग्र यानी कि सबसे ज़्यादा। वृष्टि घर में अल्पम यानी कि जब बारिश होगी और गर्मी होगी, घर में यानी कि गर्मी होगी, तो उस समय आपका जो बल है वो कैसा रहेगा, अल्प यानी कि कम हो जाएगा। और मध्य तु शेषयो, और जो बाकी के दो सीजन है स्प्रिंग और ऑटम, इसमें आपका जो बल है वो कैसा रहेगा, यानी कि जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो कैसा रहेगा, मीडियम स्ट्रेंथ रहेगा। फिर यहाँ से हेमंत ऋतुचर्या चालू होती है। हेमंत ऋतुचर्या का डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं। सर्दियों का मौसम जो कि अभी भी चालू होने ही वाला है। तो इस समय क्या होता है बेसिकली, बलिना शीत संरोधाद हेमंत प्रबल अनल। तो बलिना शीत, बलिना यानी कि बल, शीत गुण जो होता है धरती के ऊपर वो उसको बल प्राप्त होता है यानी कि वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से संरोधात हेम प्रबल अनल, और शीत गुण जो है वो किसका संरोध करता है, उष्ण गुण का संरोध कर देता है बॉडी के अंदर। और प्रबल अनल इसकी वजह से शीत गुण बढ़ने की वजह से जो आपके शरीर के अंदर की वात गुण है, या जो अनिल गुण है, या जो अनल है, या जो अग्नि है जो कि वायु की वजह से प्रदीप्त हो रहा है, वो कैसा हो जाता है, बलवान हो जाता है। भवती अल्प ईंधना धातुन स पचेत वायुना ईरति, यानी कि अल्प ईंधन होने की वजह से अभी शरीर के अंदर कैसा है, डिमांड बढ़ गया है, शरीर को हमें गर्म रखना है, जिसकी वजह से हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना जो है वो अगर कम क्वालिटी का हुआ, अगर उसमें मधुर आदि रस कम हुए, जो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऐसे अगर हम फूड नहीं खा रहे, तो वो हमारी बॉडी के लिए कैसा हो जाएगा, अल्प ईंधन हो जाएगा। और अल्प ईंधन अगर रहा तो कैसा होता है कि जो पेट्रोल वगैरह है वो वहाँ के जो जिस कंटेनर में आपने उसको रखा होगा उसी को जला देते हैं। या अगर आपने कभी यज्ञ किया होगा तो आपने देखा होगा कि अल्प ईंधन होता है तो जो अग्नि है वो बुझ जाती है। तो वैसे ही अपने शरीर के साथ भी होता है कि अगर अल्प ईंधन है शरीर के अंदर, तो हमारे शरीर की धातुएं क्या होने लगेंगी, पचने लगेगी, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी और जितना भी रिजर्व है पुराना पहले का जो फैट स्टोर्ड है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है, वो सब पच जाएंगे। तो अतः ही में अस्मिन सेवेत स्वादु अम्ल लवणान रसान, तो इसीलिए जो जब भी ठंडी गिरती है तो सबसे पहले क्या करने कह रहे हैं वो, कि आपको स्वादु अम्ल और लवण ये तीन रसों का सेवन ज़्यादा करना है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो जब ठंडी पड़ती है तो उस समय हम ये देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो है वो भूख क्यों बढ़ जाती है। तो अगर आप देखोगे तो अगर हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो कैसा है कि ये थर्मोसेंसरी एफरेंट नर्व्स है, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो। तो जैसे ही स्किन को जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया ऐसा समझ में आता है, तो आपका वो जो मैसेज है वो हाइपोथैलेमस को जाता है। और हाइपोथैलेमस में जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होते हैं वो आपके थायराइड ग्लैंड को मैसेज भेजते हैं कि आप जो है वो ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच हार्मोन वगैरह जो आपके मेटाबॉलिक हार्मोन है उसे बढ़ाओ। हार्ट को हार्ट बीट बढ़ाने कहते हैं, स्केलेटल मसल्स को जो है वो शिवरिंग करने कहते हैं, जिससे ठंडी जो है वो चली जाए और थोड़ी सी और एनर्जी मिले। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उसे स्टिमुलेट किया जाता है ताकि फैट जो है वो पूरे तरीके से मेटाबॉलिज्म के लिए एक्टिव रहे। और फिर बाद में स्वेट ग्लैंड्स और स्किन आर्टेरियल्स सभी को ये मैसेज दिया जाता है कि आप जो है वो स्वेट ग्लैंड्स होंगे तो स्वेट नहीं निकलेगा अगर ठंडी ज़्यादा है। अगर आप गर्मी के अंदर है तो उसमें स्किन का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली स्वेट ग्लैंड्स जो है वो स्वेटिंग चालू कर देते हैं, फिर बाद में आपका स्किन वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो ये एक थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा एक्टिवेट होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो जैसे कि इस डायग्राम में दोनों ही कंडीशंस है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, तो उस समय थर्मोस्टेट होता है हाइपोथैलेमस में जो कि वार्मिंग एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करेगा, तो ब्लड वेसल्स इन स्किन कॉन्स्ट्रिक्ट्स रिड्यूसिंग हीट लॉस,
तो सबसे पहले तो ब्लड वेसल जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो जिससे आपका हीट लॉस कम हो जाता है। दूसरा, स्केलेटल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, जिससे शिवरिंग की वजह से हीट जनरेट होती है। और दूसरा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगती है और फिर बाद में मैकेनिज्म रुक जाता है। सेम वैसे ही होता है कि अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हीट रेडिएट हो जाए और स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो सीक्रेट होने लगते हैं और फिर बाद में आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस जो है वो कन्वेक्शन से 27%, इवेपोरेशन से 30%, रेडिएशन से 40% और कंडक्शन से जो है वो 3% हीट लॉस होता है। तो अभी सपोज अगर ठंडी पड़ रही है या बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा हो गया है, तो डेफिनेटली आपके जो इवेपोरेशन की वजह से ये जो 30% हीट लॉस हो रहा है वो होगा क्या, तो वो डेफिनेटली नहीं होगा या कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हीट लॉस कम हो गया है वो हीट लॉस कहाँ जाएगा, तो वो हीट लॉस आपके जो हीट आपके बॉडी के अंदर स्टोर होगा वो डेफिनेटली एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ा देगा। और जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपके सिक्रीशंस बढ़ेंगे, आपको भूख ज़्यादा लगेगी। तो ये भूख ज़्यादा लगने का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो अपने को दे रहे हैं दरज्ञात निशानम। तो यहाँ पे निशा निशा यानी कि नाइट, जो कि दरज्ञात यानी कि दीर्घ यानी कि लंबी रातें होती है। ठंडियों के समय आप देखोगे कि रातें बहुत लंबी होती है। ऐतर ही प्रातः एवं बुभुक्षिता, जिसकी वजह से प्रातः यानी कि सुबह सुबह ही बुभुक्षिता यानी कि भूख लग जाती है। अवश्य कारम संभाव्य यथा उत्तम शीलय धनु, और इसी की वजह से जैसे ही आप जल्दी उठो, जल्दी से उठ के आपको क्या करना है, जो संभाव्य कार्य यानी कि जो संभावनाएं हैं कार्य करने की, जो दिनचर्या आपको बताया गया उसे फॉलो करिए। शौच आदि विधि करिए, दंत धावन आदि विधि करिए। और उसके बाद में वातग्न तैले अभ्यंग, सबसे पहला काम आपको ठंडियों में करना है वो ये है कि वातग्न तेल से अभ्यंग करना है। तो अगर आप सपोज नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो ये हम आगे डिसाइड करेंगे कि इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर अपन नहीं करेंगे। जब चैप्टर खत्म होगा तब अपन हर चीज़ अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वाग्भट जी ने जो हमें सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दिए उसे ही पढ़ लेते। तो वातग्न तैले अभ्यंगम मूर्धनि तैलम विमर्दनम, यानी कि वातग्न तेल से पूरे बॉडी पे अभ्यंग करना है। अभ्यंग यानी कि तेल को पूरे शरीर पे घिसना नहीं है, सिर्फ आपको तेल ऐसे स्किन के ऊपर सॉफ्ट हाथों से लगाना है। मूर्धनि तैल विमर्दनम, मूर्धनि या मुर्दा यानी कि सिर का जो भाग है वहाँ पे आपको तेल की मालिश करनी है। नियुद्धम कुशले सार्धम पादाघातम च युक्तिता, और पाद का जो रीजन है वहाँ पे भी आपको जो जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रहे हैं तेल लगाना है। नियुद्ध कुशलय यानी कि कोई अगर आप रेसलिंग जानते हो, अगर आप पहलवानी जानते हो तो आपको कुशल, जो भी सामने वाला जो व्यक्ति होगा जो कि अच्छा होगा, कुशल होगा, उसके साथ में युद्ध भी करना है। युद्ध यानी कि नियुद्ध, युद्ध यानी कि मारपीट नहीं, लेकिन जो पहलवानी होती है उस तरीके से अगर आपको कुश्ती लड़ना आती है तो आप उससे कुश्ती कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ठंडियों में जो नाइट होती है, जो रात होती है वो लंबी होती है। तो ये एक डायग्राम है जिसके अंदर साफ साफ दिखा रहा है कि जो नाइट होती है ठंडियों में वो लंबी क्यों होती है। क्योंकि अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको डायग्राम में बताया था कि अर्थ का रोटेशनल एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड है, जिसकी वजह से ठंडियों के समय जो नाइट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि हम सूर्य से थोड़ा सा दूर रहते हैं। सो एज द नाइट्स आर लॉन्गर पर्सन फील्स हंग्री अर्ली इन द मॉर्निंग। So after attending to oblations, one should resort to अभ्यंग with balancing properties। तो जैसे कि आपने देखा कि शीत गुण की वृद्धि होती है ठंडी में, तो शीत गुण की वृद्धि होने की वजह से वायु के जो गुण होते हैं वो सब बढ़ने लगते हैं, और शरीर के अंदर वायु के रुक्ष खर ये सब गुण अगर बढ़ेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। बेसिकली बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेट होने लगती है। तो इसकी वजह से अगर अपन ने स्नेह भाग यानी कि ऑयल वगैरह मसाज नहीं किया तो डेफिनेटली हम आपने देखा होगा कि ठंडियों में हमारी स्किन जो है वो क्या होती है, फट जाती है, तो वो नहीं होगी।